हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त भी होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास बड़ी खास और कमाल की रहने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया था कि सर आधुनिक इतिहास समझ में नहीं आ रहा है, और हालांकि ऐसे देखें तो आधुनिक इतिहास में है कुछ नहीं है, 5 से 6 प्रकार की घटनाएं हैं। जैसे अपन बात करें तो 1857 की क्रांति ले लो, फिर किसान आंदोलन ले लो, जनजातीय आंदोलन ले लो, प्रजामंडल ले लो, रियासती विभाग के बारे में ले लो, या फिर एकीकरण ले लो। एकीकरण के बाद तो आप और हम है ही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम 1857 की क्रांति एक बार मैंने पहले पढ़ा दी थी, तो यहां से अपन शुरुआत करते हैं। वो करेंगे आज राजस्थान के किसान आंदोलन, बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से थ्योरी के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो यहां से आज आप अगर कोई भी विद्यार्थी, दो ही बात कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी इस क्लास को देख लिए हैं उसके किसान आंदोलन से कभी भी सवाल गलत नहीं होगा और क्लास का क्लास में ही याद हो जाएगा। राजस्थान के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के अंदर, राजस्थान 4th ग्रेड हो, वाहन चालक हो, पटवार हो, वीडियो हो, कोई भी वैकेंसी हो, सब में काम आने वाला है। नमस्कार, गुड इवनिंग सबको, राम राम, खमागणी, स्वागत है सर। जयतारण से राम राम, क्या बात है। नमस्कार सबको, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है भाई। आज हम बात करेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इतिहास, और इतिहास के अंदर राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। ये पहली क्लास है आज की, और ये क्लासें कंटिन्यू बैक टू बैक ये क्लासें चलती रहेगी। तो साथ में अपने नोट्स भी तैयार कर लेना अच्छे से। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो अभी क्लास कंप्लीट होते ही टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सारे इंक्लूड मिलेंगे। स्वागत है आप सभी का, एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएगा आज के इस लाइव सेशन के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात आती है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन होने की जरूरत कहाँ हुई? ज्यादा हार्ड एंड फास्ट लेने की जरूरत नहीं है, अपनी भाषा में पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। भाई कोई आदमी को जब परेशानी होगी तो वो क्या करेगा? उसके लिए आवाज उठाएगा, ठीक है ना। किसानों से ज्यादा कर वसूले जाते थे, बार बार अलग अलग प्रकार के कर लिए जाते थे। तो इतने कर हो गए कि किसान आखिर में अपने ठाकुर के खिलाफ, अपने राव के खिलाफ और अपने राजा के खिलाफ आवाज उठाई, और आवाज उठाकर कहा कि हमें न्याय दिलाओ, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे इतने सारे कर। अब वो कर कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बात करते हैं राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन। मुख्य तौर पर तो 5-6 किसान आंदोलन हुए थे, जिससे बार बार आपके एग्जाम में आता है। पर सबसे बड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और बच्चों को आज तक बिजोलिया किसान आंदोलन समझ में नहीं आया। अगर मैं कह दूं कि आज बिजोलिया किसान आंदोलन आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दे कि दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्लियर ना? मैं सबसे पहले यहां पर बात करना चाहूंगा, प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो यहां से मैं हेडिंग डालता हूं राजस्थान के किसान आंदोलन, और यहीं से अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप भी बता दीजिएगा राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? राजस्थान के किसान आंदोलन। अब राजस्थान के किसान आंदोलन की हम बात करेंगे, तो बताओ राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? आप सबका लगभग एक ही आंसर आ रहा है, सर बिजोलिया किसान आंदोलन, है ना। आप सभी का एक ही आंसर आ रहा है, सर बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या वास्तव में ये सही है क्या? बिल्कुल। तो अगर आप ये बिजोलिया किसान आंदोलन लिख रहे हैं तो ये एकदम गलत आंसर है। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन हुआ था, वो मेवाड़ रियासत के अंदर जाट कृषक आंदोलन हुआ था। अगर आपको पता है 22 जून लगभग 1880 के आसपास में हो गया था। यानी कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन की मैं बात करूं, यहां पर पहला क्वेश्चन यहीं से आपके बनता है। क्या बनता है? राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन। तो यहां से ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अगर पहला किसान आंदोलन पूछ ले तो यहां पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था मेवाड़ रियासत का जाट कृषक, मेवाड़ रियासत का जाट कृषक किसान आंदोलन, जाट कृषक आंदोलन। क्या सर ये वाक्य में राजस्थान का पहला आंदोलन था? बिल्कुल जनाब, ये राजस्थान का पहला आंदोलन था, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था मेवाड़ का जाट कृषक, ये 22 जून 1880 के आसपास में हो गया। जबकि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो तो 1897 के अंदर हुआ था, 1897 के अंदर हुआ था। ये हो गया था आपके 1880 के अंदर हो गया था, ठीक है ना।
कौन सा किसान आंदोलन? बिल्कुल, ये कहां पर हुआ था? ये मेवाड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान पर हुआ था। ये मेवाड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान पर हुआ था। तो यहां पर सवाल आ जाए, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का पहला किसान तो जाट कृषक आंदोलन हो गया। बिजोलिया का भी सवाल बनेगा। राजस्थान का पहला सुसंगठित या सुव्यवस्थित व अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? तो फिर आपको बिजोलिया करना है, क्योंकि बिजोलिया के अंदर कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं देखी गई है, कोई भी प्रकार का हिंसात्मक आंदोलन नहीं था। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा आपके। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तो देखो यहां पे ही मैं दूसरा क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूं कि राजस्थान का पहला सुसंगठित अहिंसात्मक आंदोलन पूछ ले तो वो आपके बिल्कुल एकदम सही हैं। फिर आपके बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा। कौन सा किसान आंदोलन हो जाएगा भाई? फिर तो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बात क्या थी समझे? बात तो एक ही थी, पर दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। ये किसान आंदोलन हुआ था आपके 1897 से लगाकर 1941 तक, यानी कि लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। दोनों कॉन्सेप्ट में कभी भी गलत मत करना। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन तो जाट कृषक किसान आंदोलन हो जाएगा, मातृकुंडिया के अंदर हुआ था। राजस्थान का पहला सुसंगठित और अहिंसात्मक आंदोलन पूछ ले, फिर बिजोलिया किसान आंदोलन करना। कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। एक बार सभी विद्यार्थी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आज का सेशन बड़ा खास और कमाल का रहने वाला है, ठीक है ना? ओके, यहाँ भाई ये किसान आंदोलन लगभग 44 वर्षों तक चला था। पर यहां पर समझने वाली बात क्या है, अगर मैं बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर अगर आपको लेकर चलूं तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज पढ़ते हो तो सबसे पहले उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालो। बिजोलिया किसान आंदोलन है क्या? यहां पर अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन की, कौन सा किसान आंदोलन? तो ये हो जाएगा आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले इसका क्या बना दो आप? इसका आधार कार्ड बनाना जरूरी है, यानी कि इसके बारे में जो भी फैक्ट हैं उस फैक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, उन फैक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, बिजोलिया क्या था? बिजोलिया उस जमाने का एक गांव था, उस जमाने का मतलब एक जागीरी थी बिजोलिया। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम पूछ ले सबसे पहले। बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या, यहां से सवाल भी बन सकते हैं। जब हम बाल की खाल निकालना आ गए तो किसान का अब एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मतलब इतना अल्टीमेट तरीके से पढ़ो कि पूछने वाला कहीं से भी पूछे पर अपना बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। 84 प्रकार की लगान लगी थी, बिल्कुल। अभी लाग बाग के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, पर यहां पर देखो सबसे पहले मैं बिजोलिया की बात करूं तो बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? जो चीज मैं पूछ रहा हूं उसके बारे में अगर आप आंसर दो तो मजा आ जाएगा। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करो। वर्तमान में बिजोलिया है वो किस जिले के अंदर है? वर्तमान में बिजोलिया किस जिले के अंदर है? जिसको आ रहा कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? वर्तमान में ये कहां पर है? बिजोलिया का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन सा पक? संस्थापक। ये 3 आंसर तो आपके पास होना चाहिए। तो पहली बात बता दूं, बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था वो था आपके विजयवली। इसी को कहा जाता है विंध्यावली। इसी को क्या कहा जाता है? विंध्यावली। और इसी को कहा जाता है उस जमाने के अंदर ऊपरमाला का क्षेत्र। ये तीनों ही नाम बिजोलिया से संबंध में हैं। इसको ही विजयवली कहते हैं, इसी को विंध्यावली कहते हैं और इसी को ऊपरमाला का क्षेत्र कहा जाता था उस जमाने के अंदर। वर्तमान में जो बिजोलिया है वो आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर है। कौन सा वाड़ा? अरे भाई कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे अशोक परमार। गुरुजी ये नाम तगड़ा है, अशोक परमार, इसके बारे में हमने सुना है क्या? ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जाएंगे। तीनों सवाल बार बार पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान रख लेना अशोक परमार। अभी अशोक परमार के बारे में बताऊंगा। अशोक परमार कौन थे? अशोक परमार आपके भरतपुर रियासत के शासक थे। भरतपुर में एक छोटी सी जागीर थी, वहां के शासक थे। जब राणा सांगा के द्वारा खानवा का युद्ध किया था और पातीपहरण प्रथा के तहत पूरे राजस्थान के राजाओं को एक न्योता दिया गया, निमंत्रण दिया गया
कि भाई मैं आज हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा हूं और इसे बचाना मेरी अकेले की नहीं, आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो भरतपुर के एक जागीरदार थे और गजसिंहपुरा या गजसिंहपुरा ऐसी जागीर मिलती है, और वहां के कौन थे भी आपके अशोक परमार। अशोक परमार ने राणा सांगा की ओर से धुआंधार तरीके से युद्ध किया था, और कहते हैं कि इससे प्रसन्न हुए राणा सांगा जी, और राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में अशोक परमार से प्रसन्न होकर कहा कि मैं मेवाड़ का एक ठिकाना है, एक छोटी सी जागीर है, वो आपको दूंगा और वहां पर आप अपने वंशज बढ़ेंगे आगे और वहां की जागीरी आपकी होगी। तब अशोक परमार को दी, तो इनके संस्थापक कौन बन गए? अशोक परमार बन गए। कौन बन गए? अशोक परमार। अब ये ध्यान रखना, जिस समय बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, पहले बात करें ये किस ठिकाने के अंदर था, तो ये मेवाड़ ठिकाने का, ये मेवाड़ ठिकाने का। अब मेवाड़ ठिकाने के अंदर अलग अलग चीजें होती थी, तो ये मेवाड़ का एक ठिकाना था, है ना, ये मेवाड़ का एक ठिकाना था। ऐसे मैं लिख सकता हूं कि ये क्या था भाई, ये मेवाड़ का एक ठिकाना था बिजोलिया। तो उस समय किस में आता था? मेवाड़ के अंदर आता था, और वो भी ए श्रेणी का आता था। ए बी सी अलग अलग थे, तो ये ए श्रेणी का ठिकाना हो गया था, ये मेवाड़ के अंदर आता था उस जमाने के अंदर। ये किस में आता था? मेवाड़ के। बिजोलिया के राव कौन थे? राव कृष्णदास या फिर कृष्ण सिंह थे। बिजोलिया के उस समय राव कौन होते थे? तो बिजोलिया के राव देखे, अगर यहीं पर अपने एक कमेंट पढ़ सकते हैं कि बिजोलिया के राव कौन थे उस समय। राव थे आपके कृष्णदास ऑब्लिक कृष्ण सिंह, कह सकते हैं अपन, कृष्णदास ऑब्लिक कृष्ण सिंह। और यहां पर कौन से किसान रहते थे? किसानों की जाति याद रखना बहुत जरूरी है। यहां पर जो किसान रहते थे वो धाकड़ जाति के लोग थे, और यहीं से बिजोलिया का काम हो जाता है। कम से कम इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। क्लियर ना? ओके। तो यहां पर मैंने एक नॉर्मल सी बेसिक इंफॉर्मेशन बताई। प्राचीन नाम विजयवली, विंध्यावली या फिर उपरमाला का क्षेत्र। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में? भीलवाड़ा में। पहले न तो भीलवाड़ा था न कोई बात। इसका संस्थापक अशोक परमार। ये मेवाड़ का एक ठिकाना था ए श्रेणी का। यहाँ के राव कृष्णदास या फिर कृष्ण सिंह थे, और यहाँ पर जो किसान रहते थे वो कौन सी जाति के रहते थे? बिल्कुल भाई, धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर रहते थे। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर रहते थे। अब बिजोलिया के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? सबसे पहले कोई भी लड़ाई होती है तो उनका कारण होना बहुत जरूरी है। बिना कारण की लड़ाई करना कोई मतलब ही नहीं है, उसका फिर कोई सेंस नहीं निकलता है। तो बिजोलिया के अंदर जो किसानों ने जो लड़ाई की थी, किसानों ने जो आवाज उठाई थी, जो आंदोलन किया था, उसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? तो आंदोलन के कारण से सवाल बन सकता है। कैसे बनेगा? तो देखिए भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन से सवाल कैसे, कारण से सवाल कैसे बन सकता है? तो यहां पर मैं बताऊं आपको, यहां पर आ जाएंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण। अब देखो कौन कौन से कारण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के, ठीक है ना। अब किसानों के ऊपर एक प्रकार का टैक्स ले लो, दो प्रकार का टैक्स ले लो, समझ में आए। अब आप टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, और इतना टैक्स ले लिया कि आप किसान चुका ही नहीं पा रहा है। यानी कि हर तीसरे दिन एक नया टैक्स आ जाता है। साल में 365 दिन होते हैं, और तीसरे दिन, हर तीसरे दिन थाने घर कोई मांगनी आ जा है, सुबह उठो ही कोई मांगनी आ जा लेन। मांगने वाला का मतलब समझ दो ना। तो आदमी क्या हो जाता है? हताश हो जाता है, यार सुबह सुबह दिन सूर्य उदय नहीं हुआ, इससे पहले ही मांगने वाला आ गया, लो आज ये टैक्स लाओ, आज वो फलाना टैक्स लाओ, वो टैक्स लाओ, हर तीसरे दिन। यहाँ के किसान बड़े परेशान हो गए थे। दूसरा बात, अधिक भू राजस्व कर की वसूली, यानी कि जमीन के ऊपर इतना कर कि उनको नाम जो आ रहा है वो सारे प्रकार के कर ले लो। तो पहला कारण क्या बना था? यहां से अगर अपन बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन का, इसके प्रमुख कारण में पहला कारण था अधिक भू राजस्व कर। अधिक भू राजस्व कर की वसूली, मतलब बहुत ज्यादा वसूल करना। ठीक है, एक लिमिटेड में आप पैसे लो तो कोई बात को नहीं, ठीक है ना। पैसे के ऊपर पैसे, पैसे के ऊपर पैसे, तो यहाँ के लोग परेशान हो गए। 84 प्रकार के लाख बाग करोड़ की वसूली, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है? कि यहाँ पर 84 प्रकार
84 प्रकार की लाग बाग। और यहां से एक सवाल आता है, लाग बाग क्या है? लाग बाग करों की वसूली। 84 प्रकार के लाग बाग करों की वसूली की जाती थी। लाग और बाग दो शब्दों का प्रयोग हुआ, यहां पर लाग और बाग दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। इतना गहराई से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं अभी भी बता देता हूं। अगर पटवार वीडियो जैसे एग्जाम में यहां से सवाल आ गए ना, तो भी बिजोलिया का बाढ़ नहीं जाएगा। पूछ ले इसमें लाग का मतलब क्या है और बाग का मतलब क्या है। अगर इसमें सीधा सवाल बन जाए कि इसमें लाग का मतलब क्या है और बाग का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? लाग वो कर होते थे जो स्थायी रूप से लिए जाते थे। लाग तो वो कर होते थे जो स्थायी रूप से लिए जाते थे। बाग होते थे इन करों को बढ़ाया और घटाया जा सकता था, कभी भी बढ़ा सकते थे, कभी भी घटा सकते थे। ठीक है ना? लाग तो स्थायी होगा और बाग अस्थायी कर होगा। देख लेना, जिस दिन पूछ लिया उस दिन पूरे राजस्थान के अंदर तेलखा मचेगा और आप लोग करेंगे। लाग स्थायी कर और बाग अस्थायी कर होते थे। अब अपन को 84 प्रकार के कर ध्यान नहीं रखने पर विशेष रूप से 2 कर हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। 2 कर कौन कौन से हैं? तो देखिए यहां पर 2 कर हैं, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक पहला चौवरी कर, चौवरी लाग। कौन सी लाग भाई? ये लाग, स्थायी लाग हो गई, तो चौवरी लाग। और दूसरा हो जाएगा आपके तलवार बंधाई लाग, तलवार बंधाई लाग। ये 2 बहुत बड़ी लाग हो गई। चौवरी कर या जो चौवरी लाग थी, ये आपके लगभग 1903 की बात थी। और ये लगाई किसने थी? करशन सिंह ने लगाई थी। जो करशन दास था ना, तो वो करशन सिंह ने लगाई थी। अभी क्या है चौवरी लाग, इसके बारे में पढ़ेंगे। तलवार बंधाई कर हैं वो जस्ट इसके 3 साल बाद 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने। सर जी चौवरी कर क्या होता है? चौवरी कर यह था कि इस क्षेत्र के अंदर, बिजोलिया क्षेत्र के अंदर या आसपास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करेगा, जिसके घर चौवरी बनेगी, उस घर से 5 रुपए का कर लिया जाएगा। कितने रुपए का? 5 रुपए का कर लिया जाएगा। वो भी कितने रुपए का भाई? 5 रुपए का। अब बताओ, छोरी की शादी माँ करा, खानो माँ करा, रायतो माँ करा, और सारा पैसा किने देवा? जागीरदारा ने। क्यों भाई? ये एक तरह उस समय 5 रुपए का मतलब था आज के जमाने में 5 लाख रुपए देना। अब आपको कोई कह दे कि भाई आपके क्षेत्र में किसी की शादी हो तो 500 रुपए पहले नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद के अंदर जाकर जमा कराओ, फिर शादी करो। अपन कहेंगे हमें तो करनी नहीं है, हमें तो करनी नहीं है, हम तो ऐसी शादी कर लेंगे, लिव इन रिलेशन में रह जाएंगे, पर शादी तो नहीं करेंगे। भाई साहब 5 लाख रुपए कौन दे? हम तो 5,000 के लिए अड़ जाए कि नहीं, 5,000 भी नहीं देंगे। ठीक है ना? मजाक थोड़ी है। हम डोली और नाई को उस समय जब नेक लेने आते तभी भी कहते भाई ए भाई तेरा अमाउंट फिक्स होगा, मन मर्जी का अमाउंट नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर किसानों का नका, तो देखो 1903 में ये कर लागू किया ना, 1903 से लगाकर 1905 तक, यानी कि 2 साल तक कोई भी प्रकार की यहां पर शादी नहीं हुई। 2 साल तक कोई भी शादी नहीं हुई। अब बेचारी उन लड़कियों का क्या हुआ जिनको ससुराल जाना था? 2 साल तक स्टे आ गया। ठीक है ना? ब्लैकआउट हो गया कि मॉक ड्रिल चलेगी, 2 साल तक कोई भी प्रकार की शादी नहीं की जाएगी। तो 2 साल तक यहां पर शादी नहीं हुई, रोक रखी थी। फिर आपके कृष्ण सिंह जी की बददुआएं लगी लड़कियों की, हैं कि काम मरा कमीना आदमी 1 नंबर का, यहां पर टैक्स लगा दिया, हमारी शादी रुकवा दी। इतनी बददुआएं लगी कृष्ण सिंह की कि 1906 के अंदर कृष्ण सिंह जी खत्म, यानी कि धाम चले गए वे। यानी कि इन लड़कियों की लगी किनको? बददुआएं लगी थी कृष्ण सिंह को, और 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है तो अगला कौन आता भाई? पृथ्वी सिंह आता है। और पृथ्वी सिंह नया नया राजा बना, हाँ नया नया जागीरदार बना, राव बना। आते कहा कि तलवार बंदाई कर लेंगे। कौन सा कर लेंगे? तलवार बंदाई कर। यानी कि कोई राजा बनेगा तो राजा के लिए जैसे कोई भी सरपंच बनता है अपने गांव में, समझो कोई भी सरपंच बनेगा ना, तो सरपंच बनते ही बेटा पैसा वसूलेगा पहले थोड़ा बहुत, कि थार काम कराना, थार पट्टू बनानो, ला पहला, तेरी ये जमीन का सल्टारा कराना, ला पैसा ला, तेरे क्या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, ला पैसा ला। कि क्यों? कि मुझे स्टेबल होना है, कि मैं सरपंच बनूंगा, मेरी तनख्वाह तो 5,000 है, मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, उसके ऊपर रेड प्लेट चाहिए, मुझे व्हाइट कलर के कपड़े चाहिए, ऊपर एक डालने के लिए गमछा चाहिए, पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो इन्होंने कहा मैं राजा तो बन गया, पृथ्वी सिंह ने कहा मैं राजा तो बन गया, पर मेरे पास ओडी नहीं है, गाड़ी नहीं है, फॉर्चून नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं है। भाई जनता, आपको ही दिलानी है मुझे गाड़ी, और दिलाने के लिए आप सभी लोग मुझे क्या दो? इसके ऊपर कर दो,
तलवारबंदी कर दो, पैसे दो, ठीक है ना, फिर जाकर ये काम होगा। अब देखो, एक कर निकला नहीं, दूसरा कर शुरू हो गया, अब तलवारबंदी कर कौन दे? तो ये दो बड़े कर हैं, विशेष रूप से ध्यान रख लेना, जो बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण में मुख्य कारण ये भी थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे बेगार प्रथा, अमान्य लाटा कूटा पद्धति, ठीक है ना, जैसे अपन बात करें। इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा एक और था बेगार प्रथा। बेगार प्रथा क्या होती थी? आदमी से काम कराना, उसके एवज में उनकी तनख्वाह नहीं देना, ठीक है ना, या तो उसको डरा धमका कर काम करो, या उसको लाड लड़ा के काम करवा दो, या फिर उसके ऊपर कोई न कोई दबाव बनाकर काम करवा दो, उसके एवज में कोई पैसा नहीं देना, या फिर कोई गांवों में जो भोले और कम पढ़े लिखे आदमी होते थे ना, उनको 2 टाइम का खाना दे दो और भाई तुम आओ यहाँ पर काम करो, ये चीजें थी। तो ये एक बेकार प्रथा हो गई थी, ठीक है ना। कोई आदमी किसी का काम करता है तो कहता है यार फालतू बेकार कर तो फिर आदमी, ठीक है ना। जैसे आप कहीं पे जयपुर रहते हो, आप जोधपुर पढ़ते हो, आप कोटा पढ़ते हो, जिन्होंने जिंदगी में तुम्हें कॉल नहीं किया, सुनना मेरी बात, जिन्होंने आज तक जिंदगी में तुम्हें कॉल नहीं किया ना, वो भी तुम्हारे नंबर तीसरा आदमी से ढूंढ के निकाल लेंगे। हाँ भाई तू फलानी बुआरो भाणियों बोलेगी कि हाँ मैं बोलूँ भाई मार थोड़ी मेडिकल भेजनी, मार थोड़ो बेग रखनो, मार बट जाए ने एयरपोर्ट टिकट करानो, बट सवारी आवे कलेक्ट करनी, बट मारो थोड़ो सामान भेजनो। आज से 20 साल पहले हम उसके रिलेशन में नहीं थे, वो हमें जानते भी नहीं थे, तो हम क्या कहेंगे यार ये बेगार कहाँ से आ गई? ये बिल्कुल एक तरह से बेगारी आ गई। क्या आ गई? बेगारी आ गई। तो ये बिना मेहनताना का काम कराना वो बेगार प्रथा होती है। क्या होती है? बेगार प्रथा। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रख लेना। अब देखो इस बेगार प्रथा के बारे में देखो, अमान्य लाटा कूटा प्रथा, लाटा कूटा प्रथा। अब अमान्य लाटा कूटा प्रथा, ये जो गांवों के जो लोग हैं ना, ये जो गांवों के लोग हैं उनको अच्छे से पता होता है कि लाटा कूटा क्या होती है। लाटा कूटा क्या होती है? गोबर लेते हैं, उसमें मिट्टी मिलाते हैं और मिट्टी मिलाकर उसको एक बढ़िया सा आंगन बनाते हैं, अच्छा से एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाते हैं, आंगन बनाते हैं। और उस आंगन को बनाने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर जो भी फसल होती है ना, उस फसल की कुटाई करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो जब ये कुटाई करके बाहर निकालते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से जो राव होते थे वो कहते थे भाई कि तार 3 बोरी धान दियो, यहाँ करो 2 बोरी अपने मेला पहुंचाए दो जागीरदार। अरे भाई जागीरदार ने आज तक कुछ भी नहीं किया, कैसे 2 बोरी धान दे दे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार की अगर लाटा कूटा प्रथा होती थी तो इसमें जागीरदार कुछ नहीं करेगा, जिसके खेत में धान होगा उस खेत में जाकर कह देगा हमें कर चाहिए, हमें क्या चाहिए? कर चाहिए। और यही लाग बाग के अंदर हो रहा था, यही किस में हो रहा था? लाग बाग में। लाग तो कर फिक्स था, पर बाग मानसून के ऊपर, खेती के ऊपर डिपेंड करता था कि कितना मानसून आया है इस बार फसलें कितनी हो रही है, धन कितने ज्यादा हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम ये कर कितना ले गए ना। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। नमस्कार भाई, सबको नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है। बस आप पढ़ते रहे, क्लास का मजा ले लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर यहां तक? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार थंब कर दीजिएगा कि सर समझ में आ गया है, आप आगे चलो। यहां तक समझ में आ गया है तो आप थंब कर दीजिएगा कि सर समझ में आ गया है, हमें आगे चलो। बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, हमें अच्छे से समझ में आ गए। बिजौलिया किसान आंदोलन की बेसिक जानकारी हमें अच्छे से समझ में आ गई। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन क्या था, आज ही हमें पता चला, ठीक है ना। और यहां पर देखो, राजस्थान का पहला सुसंगठित और अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था, यह भी बात पता चल गई। क्लियर ना? इसके बाद में अगर अपन बात करें बिजौलिया किसान आंदोलन, अब यहां से शुरुआत होती थी। जो लोग अभी आप कमेंट कर रहे थे ना कि भाई बिजौलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा किसान आंदोलन था, 44 सालों तक चला था, 3 चरणों में हुआ था। इन 3 चरणों से पहले इतनी इंफॉर्मेशन आप मिस कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी था, हाँ या ना बताओ? ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी था, हाँ या ना? क्लियर? तो देखो अब यहां पर बात करेंगे बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में। देखे भाई बिजौलिया किसान आंदोलन क्या था, यहां से आप देखें एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, एक एक लाइन से। बिजौलिया किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन। अब मैं यहां पर बात करूं, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, इसके बाद तुम्हारे बिजौलिया किसान आंदोलन का कभी भी सिंगल सवाल गलत नहीं होगा। बिजौलिया किसान आंदोलन की बात करूं तो यह आंदोलन है जो 44 साल तक चला था। कितने साल तक? 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन। यानी कि यहां पर मैं बात करूं 44 साल
तक चला। 1897 से लगाकर 1941 तक ये आंदोलन चला था। ये भारत का नहीं, पूरे विश्व का मान लो, पूरे भारत का मान लो सबसे बड़ा और सबसे अहिंसात्मक आंदोलन था तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन था, न कि राजस्थान का। पूरे भारत का यही था, सबसे बड़ा आंदोलन भी यही था। ठीक है ना सर जी, थोड़े से बड़े लिखो, इससे भी थोड़े बड़े लिखे, ठीक है ओके। अब देखो ये 44 सालों तक चला था। 44 साल तक चलने के लिए इसको व्यवस्थित रूप से किया गया। तो व्यवस्थित रूप से किया गया तो इनको 3 चरणों में डिवाइड किया। बिजोलिया किसान आंदोलन को कितने चरणों में डिवाइड किया था भाई? बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में। ये लो भाई, बड़ा हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में डिवाइड किया था। अब यहां से काफी बार, पहली बार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि वो 3 चरण कौन कौन से थे। बिल्कुल, आप काफी विद्यार्थियों ने तो सीधे चरण के नाम ही लिख दिए है, क्या बात है, काफी विद्यार्थियों ने तो सीधे चरणों के नाम ही लिख दिए है ना। ओके, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण कौन कौन से थे वो देखे। पहला चरण ये हो गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ये तीनों चरण की डेट आपको पता होनी चाहिए। पहला चरण था वो यहां से निकलेगा आपके, तो इसका जो पहला चरण था प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपके 1897 से लगाकर 1915 तक पहला चरण कंप्लीट हो गया। और 15 जैसे ही कंप्लीट हुआ तो 1916 से लगाकर 1922 तक आपके दूसरा चरण हो गया। और 22 कंप्लीट होते ही 1923 आ जाएगा। और 1923 से लगाकर 1941 तक ये आपके तीसरा चरण हो जाएगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। सवाल क्या बनेगा यहाँ से? एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया किसान आंदोलन, हाँ बिल्कुल ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और इसने जो जांच आयोग बिठाया था उसी में कर माफ हुए थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। पर ये स्टेप बाय स्टेप आएगा। कैसा आएगा? नेक्स्ट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो यहां पर अपन बात क्या करें, ये 3 चरण हो गए। ये हो गया आपका प्रथम चरण, यहां पर ध्यान रख लेना, ये आपका कौन सा चरण हो गया भाई? ये आपका प्रथम चरण हो गया। और सवाल आ जाता है, काफी बार यहां से सीधा सवाल आता है, ये आपके दूसरा चरण हो गया और ये हो गया आपके तीसरा चरण। सीधा सिंपल से अपनी भाषा में समझो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण कितने साल तक चला था? 44 साल तक चला था। कब से कब तक चला था? 1897 से 1941 तक, ठीक है ना। सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अब देखो भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी वो पढ़ते हैं। प्रथम चरण की शुरुआत कहां से हुई थी वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आपको पता चलेगा कि भाई प्रथम चरण की शुरुआत कहां से हुई और किस प्रकार से हुई। मैं यहां पर बात करूंगा प्रथम चरण की। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण, प्रथम चरण अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रथम चरण है क्या। प्रथम चरण, इसकी डेट क्या थी? 1897 से लगाकर 1941। अब देखो, न तो पहले के ज़माने में फ़ोन था, न ही पहले के ज़माने में कोई सोशल मीडिया था, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती? लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, कोई विशेष प्रकार की सभा होती थी, कोई मेला होता था, कोई त्यौहार होता था, तो वहाँ पर सारे लोग मिलते थे एक दूसरे से, तो जानकारी देते थे। पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था। अभी तो आदमी है ना, सीरियस हो तो भी ऐसे डाल देता है, पढ़ने जाता है ना तो भी डाल देता है, आई एम गोइंग टू जयपुर, तैयारी RAS, प्रिपरेशन RAS। अरे भाई तू 4th ग्रेड लग जा पहले। मतलब आदमी है ना, पानी पीने जाएगा तो भी ऐसे डाल देगा, सीधा स्क्रीनशॉट है, जाते हुए बसों में बेटा वीडियो बनाता है, यहाँ लागे कलेक्टर की नौकरी करने जा रहा है, ठीक है। पहले ऐसे जमाने में कुछ था ही नहीं, तो अब करे क्या? लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे दे? तो ज़्यादातर उस जमाने के अंदर एक मृत्यु भोज बहुत ज़्यादा चलता था। और मृत्यु भोज चलने के कारण अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती तो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, और यही घटना हुई थी उस समय। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी वो देखे। एक गांव था जिसका नाम था गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा, कौन सा गांव भाई? गिरधारीपुरा गांव। और गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम जी धाकड़, गंगाराम जी धाकड़,
गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम जी धाकड़ की क्या हो गई मृत्यु। काफी बार जिंदगी में जीता आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, पर अगर उसका नाम होना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। गंगाराम जी की मृत्यु के बाद भी इनका नाम हो गया। देखो आज तक इतिहास में चल रहा है कि गंगाराम जी धाकड़ की मृत्यु। हालांकि गंगाराम जी का इस किसान आंदोलन में कोई रोल नहीं था, पर मृत्यु किसकी हुई थी? गंगाराम जी की। गंगाराम जी की मृत्यु के पीछे मृत्यु बोझ होता है। अब देखो भाई, हमारे यहाँ पर जब मृत्यु बोझ होता है तो 2-3 ऐसे समय आते हैं जिस समय आदमी सबसे ज्यादा आते हैं। एक तो जिस दिन आदमी मरता है और उसको अंतिम यात्रा के लिए लेके जाते हैं तो हुजूम उबड़ता है। हर कोई लोग जाता है कि यार चलो ऐसे बोले या ना बोले पर मरने के ऊपर तो यार चलते हैं। अब आदमी का अंतिम है, एक बीच में एक बैठक होती है, उस समय आते हैं, और एक सबसे लास्ट में जब सभा होती है यानी कि 12वां होता है, उस दिन आते हैं। 12वां के दिन बहुत सारे आसपास के लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठा होते ही क्या पंचायती होगी आपको पता ही है। आप भी लाइब्रेरी के अंदर जाते जाते इकट्ठा होते बेटा सीधी पंचायती करेंगे, ये मूवी बहुत अच्छी है, उसका रोल अच्छा था, ठीक है ना, अभी मार्केट में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे 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 आपकी अपनी पंचायती करेंगे। वहां पर किसान सारे इकट्ठे हो रखे थे, और सभी किसान बैठे बैठे क्या कर रहे थे? बैठे बैठे बात कर रहे थे, यार मैं तो काले 5 रुपया दिया, कर बहुत ज्यादा है, कोई के छोरी बनानी है, कोई के पया कोई है, कोई के कर्जा हो गया, कोई के इतना लाख ऊपर हो गए, करे तो करे क्या, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से एक बात सर जी 1928 में तो क्या हुआ था, उसने छोड़ा था आपके विजय सिंह प्रतीक ने। अभी मैं दूसरा चरण आएगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। तो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तो आपस में बातें कर रहे थे कि नहीं ये कर गलत ले रहे हैं, इतना कर कोई लिया जा सकता है क्या, आपस में केवल उस बात का कोई सार नहीं निकल रहा था। बैठे 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 सब आपस में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। उसी सभा में एक आदमी था, गवर्नमेंट आदमी, सरकारी नौकर। अब देखना सरकारी नौकर की वैल्यू क्या होती है, मैं इसीलिए बता रहा हूं। उसी सभा के अंदर एक सरकारी नौकर था। अब सरकारी नौकर का नाम नहीं बताएंगे भाई, सरकारी नौकर था। और सरकारी नौकर की हर कोई बात सुनता है, चाहे समाज हो, चाहे जाजम हो, चाहे सभा हो। आप गवर्नमेंट में लगे हैं तो आपकी सुनेंगे, अगर आप में होशियार हो या नहीं हो। अगर आप कितने भी होशियार हो, आपके पास नौकरी नहीं है ना, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ए भाई रुक, ये क्या कह रहा है, 4th ग्रेड लगा हुआ आदमी क्या कह रहा है। तो कल ना तुम 4th ग्रेड लग गए ना, तो भी तुम्हारी समाज की जाजम पर तुम्हारी जो सीट है उसको कोई नहीं खा सकता है, तुम्हारा अधिकार कोई नहीं खा सकता है। वहां पर तुम्हें बोलने का पूर्णतः अधिकार ये नौकरी देगी। यहां पर एक सरकारी नौकर बैठा था। सरकारी नौकर थे आपके कौन भाई? बिल्कुल साधु सीताराम। कौन थे? साधु सीताराम। साधु सीताराम ने सभी किसानों की बातें सुनी और सुनाकर अंत में कहा, खड़ा हुआ सभा के अंदर और खड़ा होकर कहा, भाई राम राम सा, राम राम, राम राम सा, राम राम। देखो हमारे यहाँ पे सभाओं में राम राम सा करना जरूरी, ऐसे सीधे बोल नहीं सकते। तो सबने कहा भाई राम राम सा, और सबने कहा ए भाई ए नीचे बैठो, नीचे बैठो। साधु सीताराम जी खड़े हुए, गवर्नमेंट आदमी की वैल्यू होती है। तो सारे किसान चुप हुए, कहा कि इन्होंने क्या बात कह रहे हैं वो सुनो। कहते हैं कि साधु सीताराम जी खड़े होकर कहा कि भाई राम राम सा, राम राम, राम राम। मैंने काफी टाइम से आप लोगों से यही बात सुन रहा हूं, मैं यहाँ जब से सभा में आया एक ही बात सुन रहा हूं, कर बडगो रे, कर बडगो, पया रहेगा, कर बडगो, पया रहेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो वहां के किसानों ने भी यही सवाल किया कि हम क्या करें सर, यहां का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम बार बार जाते हैं, राव कृष्ण सिंह जी को इतनी बार शिकायतें कर दी, वो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। तब कहेंगे, साधु सीताराम ने कहा, अगर मेरी बात मेरे तक शिकायत करेंगे तो क्या मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा क्या? तब किसानों ने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरी बात की जो शिकायत है कहीं मेरे से आला अधिकारी को करेंगे तब इस बात का सॉल्यूशन होगा। तो बात तो सही है। तो कहीं करा कि बिजोलिया जो ठिकाना है वो किस रियासत में आता है? तो भाई किसानों ने कहा मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत के शासक कौन है? कि फतेह सिंह। कि ये बात फतेह सिंह जी को बताओ। तब किसानों ने कहा बात तो सही है, पर इतने सारे किसान बैठे, कौन बताएगा कि कौन जाएगा, कौन बात करेगा? तब साधु सीताराम जी ने कहते हैं कि मैं जिसको भेजूं वही जाएगा। इसका मतलब क्या है? साधु सीताराम ने क्या कहा कि मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ के शासक, और मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह को शिकायत करे, फतेह सिंह को शिकायत करे, और वो भी किसकी भाई? कृष्ण सिंह की करे।
कि ये बात है हमारे ऊपर कर बहुत ज़्यादा ले रहा है, ये आदमी एक नंबर का लूटपाट आदमी है, झूठा आदमी है, बिना भरोसे का आदमी है। तब मेवाड़ के अंदर क्या हुआ था, ये बात हुई थी, तो किसानों ने कहा कि आप ही चयन करें कि यहाँ से कौन लोग जाएगा, होशियार आदमी है उनके बात करें। क्या यार होशियार आदमी मेरा कहीं है, तो ये बेरीसाल गाँव रा नानजी पटेल थे उठो, यही क्या भाई सवार में बैठ रहा जन के बेरीसाल गाँव वाला नानजी पटेल थे उठ जाओ, गोपाल गाँव रा ठाकरी पटेल थे उठो, थे दोनों जाओ फतेह सिंह जी के पास। यानी कि 2 व्यक्तियों का चयन किया गया। कितने व्यक्तियों का? 2 व्यक्तियों का चयन किया था फतेह सिंह जी के पास भेजने के लिए। फतेह सिंह जी के पास कौन से 2 व्यक्ति गए थे? एक गए थे नानजी पटेल, नानजी पटेल। सवाल आ रखा है प्यारे विद्यार्थियों, पर यहां से आ जाएगा ना, ये कौन से गांव से थे? नानजी पटेल बेरीसाल गांव के थे। कौन से गांव के? बेरीसाल गांव के थे। एक गए भाई ठाकरी पटेल, ठाकरी पटेल, और ये कौन से गांव के थे? ये गोपाल गांव के थे। और जिस दिन के गांवों के नाम तक पूछ लिए जाएंगे ना, उस दिन राजस्थान के अंदर तोते उड़ जाएंगे अच्छे अच्छे बच्चों के, ठीक है ना। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का गया चयन। ये दोनों गए थे किन के पास भाई? सीधे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी के पास। फतेह सिंह जी ने कहा भाई हु आर यू, आप कौन हो? तो इन्होंने कहा मैं बेरीसाल का नानजी, ये गोपाल गांव का ठाकरी। बोलो क्या काम है? कि साहब एक ही शिकायत है, आप मेवाड़ रियासत के राजा हैं और आपके यहाँ पर जो ठिकाने हैं, जागीरदार हैं, वो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उसमें से एक मैं हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। बोला क्या अत्याचार हुआ? कि साहब इतने कर हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता, उंगलियों के ऊपर लगभग 84 प्रकार के हमारे ऊपर कर थोप रखे हैं, और आए दिन वो बदमाशी करता है और हमसे लूटपाट करता है, पैसे भी लेता है, मन चाहे जब लाग बाग बढ़ा देता है। तो फतेह सिंह जी ने कहा कोई बात को नहीं, ठाकर जी नान जी थे, ने छोरा को थे, आराम करो, मैं इसके ऊपर जांच बिठाऊंगा और जांच बिठाकर दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। और नान जी पटेल और ठाकर जी पटेल को आ गया जोश, और वापस आए उसी सभा के अंदर। तब लोगों ने कहा भाई आज नान जी पटेल ठाकर जी पटेल मुस्कुराते हुए आ रहे, क्या बात है? तो बोला क्या बात हुई, मुलाकात हुई कि नहीं हुई? तो नान जी जोश जोश में कह दिया भाई कि हम जाए मुलाकात नहीं हो, ऐसी बात हो सकती है क्या? तो बोला क्या हुआ? कि फतेह सिंह जी ने पूर्णतः विश्वास दिलाया है कि मैं इस करशन सिंह के विरुद्ध एक जांच टीम बिठाऊंगा। कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ पर एक जांच टीम आएगी, उस समय आप सब बता देना आपके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ, और उसके लिए जांच बैठेगी और इसका निर्णय फतेह सिंह जी खुद करेंगे। और वही बात हुई। कुछ समय बाद एक जांच अधिकारी हामिद हुसैन को बनाकर भेजा था। किसको भेजा था? यानी कि इसी फतेह करण जी ने। किस फतेह करण जी ने भाई? तो यहां देखें, फतेह करण जी ने, फतेह सिंह ने हामिद हुसैन को अधिकारी बनाकर भेजा। कहते हैं ना भाई, रिपिया थारा तीन नाम परसू परसा परसाराम, पैसे अच्छे अच्छे आदमी को बिखा देता है। यहाँ पर जब गए थे हामिद हुसैन साहब गए थे और यहाँ पर जांच अधिकारी बन के गए थे, और वहाँ पर कृष्ण सिंह का प्रभाव था। फिर भी कुछ चीज़ें थी जो फतेह सिंह जी को बताई थी जांच के अंदर कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब क्या करें? तो इसके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करें। फतेह सिंह जी ने इस बात को कोई भी सीरियस नहीं लिया और कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना। फतेह सिंह जी ने कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो यहां पर क्या हुआ था। फतेह सिंह जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी आदमी गलत हो और उसके ऊपर एक्शन नहीं हो तो वो क्या करेगा? तो यहां पर फतेह सिंह जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो कृष्ण सिंह जी ने अपनी बाएं ऊंची की और कहा और वो नान जी और ठाकरे जी बुलाना बाहर। मेरी शिकायत लेकर, मेरी कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर गए मेवाड़। भाई साहब सिक्का चलता, वहां पर भाई का नाम चलता है, भाई का नाम चलता है। अब देखते हूं मैं कैसे आप लोग करोगे। और इस शिकायत के रोष में आने के कारण कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था वहां की जनताओं के ऊपर। ध्यान रखना, पहले चरण की शुरुआत हुई थी ना, तो इसी कारण कृष्ण सिंह ने वहां के लोगों के ऊपर कौन सा कर लगा दिया? चौरी कर लगाया था। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं
जैसे ही शिकायत लेकर गए थे तो कृष्णदास ने बिजोलिया के लोगों पर, बिजोलिया या कृष्णदास ने सीधे लिख लूं चंवरी कर, कौन सा कर, चंवरी कर लगा दिया। लो भाई, और ये चंवरी कर लगाया था कब, ये चंवरी कर लगा था आपके, ये चंवरी कर लगा था 1903 के अंदर। कितने रुपए का, 5 रुपए का। यानी कि अब आज से तुम्हारे, देखो एक तो खेती तो है ही है, खेती के साथ तुम्हारी अगर लड़कियों की शादी होगी, अगर तुम्हारी लड़कियों की शादी होगी तो यहां से आपको क्या देना पड़ेगा, चंवरी कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, चंवरी कर देना पड़ेगा, और वो भी 5 रुपए का। यानी कि यहां पर शादी करेंगे, अगर किसी भी लड़की की शादी हुई तो चंवरी कर। तो यहां के किसानों ने एक मिलकर एक सभा की और कहा कि आज के बाद हम छोरियों की शादी नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमारी लड़कियां 4th ग्रेड की तैयारी करेगी भाई, बढ़िया संपत सर पढ़ा रहे हैं, क्लासें चल रही हैं, और 4th ग्रेड की तैयारी करेगी। यानी कि 1905 से लगाकर 1903 से लगाकर 1905 तक, 1903 से लगाकर 1905 तक न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी। मोहब्बत जिससे भी होगी वो कृष्णदास की मृत्यु के बाद होगी, क्योंकि ये जीते जी तो कमीना हमें शादी करने देगा नहीं। तो वहां की छोरियों ने क्या कह दिया कि न वफा होगी न वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी तो कृष्णदास की मृत्यु के बाद होगी। और कृष्णदास की मृत्यु हो गई 1906 में। तो 2 साल तक विवाह नहीं हुआ, 2 साल तक विवाह नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये कोर्ट से स्टे आ गया भाई, 2 साल तक कोई भी प्रकार का विवाह नहीं हुआ। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई ना। ये चंवरी कर लगा दिया था। अब देखो उसके बाद क्या होता है, छोरियारी लगी हाई, लड़कियों की क्या लगी, हाई लगी। और हाई लगने से कौन मर गया, कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह मर गया था 1906 के अंदर। और 1906 में नया शासक बना था पृथ्वी सिंह। 1906 में नया शासक कौन बना भाई, तो देखो यहीं से देख लेते हैं। तो 1906 में नया शासक बना था पृथ्वी सिंह, 1906 पृथ्वी सिंह। और वही मैंने कहा ना, जब नया सरपंच बनता है तो सारी चीजें चाहिए। पृथ्वी सिंह ने आते ही कौन सा कर लगाया, तलवार बंदाई कर। कि मैं राजा बना हूं, मेरे पास पैसे चाहिए, तो तलवार बंदाई कर लगा दिया था। कौन सा, कृष्ण सिंह। अब लोग विरोध करते रहे, ये लंबा मैटर चलता रहा। इसके बीच में 6 से लगाकर 15 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। 6 से लगाकर 15 तक इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये संघर्ष लंबा चलता रहा। और इसी दरमियान 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की हो गई मृत्यु। 1914 में पृथ्वी सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ओके, और 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये जो आपके, इनका नेतृत्व किसने किया था, साधु सीताराम ने। तो साधु सीताराम का सहयोगी कौन थे, साधु सीताराम का सहयोग करने वाले कौन थे, एक फतेहकरण थे और एक ब्रह्मदेव थे। यहां से भी सवाल आता है, ठीक है ना। तो साधु सीताराम के सहयोगी थे एक तो फतेहकरण और एक था आपके ब्रह्मदेव। पूछ ले, फतेहकरण और ब्रह्मदेव का संबंध किस आंदोलन से था, बिजौलिया किसान आंदोलन से था। किस चरण से था, पहले चरण से था। किन के साथ थे, साधु सीताराम जी के साथ थे। 14 में मृत्यु हो जाती है किनकी भाई, कृष्णदास, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। और 15 में मुलाकात होती है विजय सिंह पथिक से। 15 में किनके, विजय सिंह पथिक से मुलाकात होती है। तो साधु सीताराम ने सारी बातें बताई विजय सिंह जी पथिक को कि भाई विजय सिंह पथिक, मैं या किसानान समझाए समाज परेशान हो गयो, यहाँ से ये मानते नहीं है। तू पढ़ा लिखा आदमी है, तू अगर कुछ सपोर्ट करे तो कुछ काम बनता है। तो विजय सिंह पथिक को जब इसकी जानकारी मिली तो विजय सिंह पथिक आते हैं उत्तर प्रदेश से राजस्थान। और राजस्थान आकर कहा कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करो। तो जब पहला किसान आंदोलन, पहला चरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो दूसरा चरण विजय सिंह पथिक इसको संभालते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले चरण के अंदर क्या क्या सवाल बढ़ेंगे वो एक बार देख लीजिएगा। प्रथम चरण के अंदर क्या क्या सवाल बढ़ेंगे। प्रथम चरण के अंदर गिरधारीपुरा गांव के अंदर गंगाराम जी धाकड़ की मृत्यु पर
नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम ने। सहयोगी कौन? फतेहकरण ब्रह्मदेव। मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को शिकायत करने के लिए कृष्ण सिंह की किसको भेजा? नानजी और ठाकरी पटेल को। दोनों के भेजने के बाद फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नाम के आदमी को अधिकारी के रूप में बनाकर भेजा। इन्होंने रिपोर्ट छपी पर कृष्णदास के खिलाफ, यहां पर एक लिख दूं, शायद ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ ले। क्या पूछ ले? तो देखो, मेवाड़ के शासक फतेह सिंह ने कृष्णदास के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी कार्यवाही नहीं की, कोई भी कार्यवाही नहीं की। और जब कार्यवाही नहीं की तो इस कृष्णदास ने क्या लगाया? चौरी कर और जनता को परेशान किया था। 1903 में लगाया था, 2 साल तक शादी नहीं हुई। फिर पृथ्वी सिंह आया था, तलवारबंदी कर और नया लगा दिया था। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला चरण यहां पर कंप्लीट हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार थंब कर दीजिएगा कि सर समझ में भी आ गया और मजा भी आ गया, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मतलब इतना अल्टीमेट किसान आंदोलन पढ़ा दूंगा कि तुम्हें जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। किसान आंदोलन की तरह ही आपको जनजातीय आंदोलन पढ़ा दूंगा, प्रजामंडल भी याद करवा दूंगा मुंह पर, और उसके बाद में आपको एकीकरण, तो मतलब कहते हैं ना अंगुलियों का काम है। ठीक है, फिर भी कोई हो तो बता देना टॉपिक। पहले आधुनिक इतिहास पढ़ूंगा आपको, ठीक है, आधुनिक इतिहास पढ़ूंगा और फिर जो आप कहेंगे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा ना। ओके, बहुत ही अच्छी क्लास थी ना। ओके, अब देखो दूसरे चरण की बात करते हैं। यहां से अपन बात करते हैं दूसरा चरण। अब दूसरे चरण की डेट क्या थी? दूसरे चरण की डेट हो गई 1916 से लगाकर 1922 तक, 1916 से लगाकर 1922 तक। और अब इसका नेतृत्व करेंगे वो साधु सीताराम जी करेंगे, विजय सिंह पथिक करेंगे। कौन करेंगे? विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह, ठीक है ना। और इनके एक सहयोगी थे जिसका नाम था गोपाल सिंह खरवा। यहां से भी सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं और किस टाइप के आते हैं, पहले वो देखिए। पहले ये देखिए, कौन सा चरण हो गया? ये दूसरा चरण हो गया। क्लियर? अब देखो दूसरे चरण के यहां से अगर अपन सवाल उठाने शुरू करें, क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो देखिए। दूसरा चरण का जो नेतृत्व है वो किसने किया? नेतृत्व किया था आपके विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक। ओके, तो विजय सिंह पथिक ये कहां के थे? तो विजय सिंह पथिक थे आपके बुलंदशहर, आपके यूपी के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई? यूपी के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से यहां पर आए थे आपके किसानों का नेतृत्व करने वाले। और इनके एक बड़े सहयोगी थे। इनके जो सहयोगी थे, सहयोगी का भी सवाल आ सकता है कि इनके सहयोगी कौन थे। ये जिस दिन सवाल आएगा मजा आएगा कि भाई इनके सहयोगी कौन थे। इनके सहयोगी थे गोपाल सिंह खरवा। ओके, ये इनके सहयोगी हो जाएंगे गोपाल सिंह खरवा या फिर खरवाल, ठीक है ना। मीणा लोग किस किस को लग रहा है? मुझे तो लग रहा है क्या भाई फालतू कमेंट करते रहे, तो ऐसे पढ़ो ना, बढ़िया मजा आएगा, ठीक है ना। गोपाल सिंह खरवा, इनके सहयोगी, नेतृत्व विजय सिंह पथिक। कहाँ? ठीक है ना। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। बिल्कुल इसका मूल नाम था वो भूप सिंह था। ऐसे कमेंट करो तो मजे है। इनका जो मूल नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मूल नाम हो जाएगा वो भूप सिंह हो जाएगा, भूप सिंह, ठीक है ना। नाम परिवर्तन करना राजस्थान की शुरू से पड़ता है। हमारे यहाँ पर किसी का नाम डगड़ाराम होगा तो शॉर्ट में कहेगा डीआर, डीआर डगड़ाराम, क्या हो जाएगा? डीआर, ठीक है ना। तो डीआरएन, एसआरएन, ये शॉर्ट नाम, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट नाम इसलिए हो जाता है क्योंकि अब पता नहीं आदमी अपना नाम क्यों छुपाना चाहता है यार। डगड़ाराम है तो है डगड़ाराम, इसमें क्या हो गया? तो यहाँ छुपाने की क्या जरूरत है? फिर वो उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएगा डीआर, ओआर, ठीक है ना, एमआरएन, ठीक है ना।
तो ये नहीं, ये यहाँ पर विजय सिंह पथिक का नाम, मूल नाम तो भूप सिंह था, यहाँ पर भूप सिंह कितना बढ़िया लगता था प्यारा, विजय सिंह पथिक रखा इन्होंने, सहयोगी हो गई। अब हुआ क्या, विजय सिंह पथिक आते ही कहा कि भाई यहाँ काम को नहीं रहे, मैं पढ़ा लिखा आदमी मैं भी हूँ, मैं तो व्यवस्थित काम करूंगा और कागजों में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ मैं। तो बोला कागजों में भरोसा रखते हो तो करना क्या चाहते हो कि भाई पहला आपा एक पंचायत रो गठन कराला, आपा एक पंचायत रो गठन कराला टे, बिन पंचायत में आपा सदस्य चुनाला, और पचे कही के पचे आपा बिन एक सरपंच बनावाला, एक बोर्ड बनावाला, आपा बिन बोर्ड में एक सरपंच बनावाला, वो सरपंच सब केवल जो सभा ने मानना पड़ेला, यहाँ को नहीं मैं उम्र में बड़ो होन थे यहाँ क्या कह दियो, नहीं, अगर जंग जीतनी है तो फिर तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो किसानों ने कहा ओके, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। एक भरोसा यूपी वालों के ऊपर किया है, तो यहाँ के किसानों ने किसके ऊपर भरोसा किया है, यूपी वालों के ऊपर भरोसा किया। अब यूपी वालों के ऊपर भरोसा किया तो इन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले काम किया था वो बहुत ही तगड़ा और अल्टीमेट काम किया था इन्होंने। और यहां से सवाल आता है, नोट लगा के लिख रहा हूं, ध्यान रख लेना। 1917 में ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना। ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1917 के अंदर हुई थी ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना। ये हुई कहां पर, ये हुई थी आपके बेरीसाल गांव। कौन सा गांव, बेरीसाल गांव। इसके पंच किसको बनाए थे, श्री मन्ना जी पटेल को, श्री मन्ना जी पटेल। श्री मन्ना जी पटेल को क्या बना दिया, इनके पंच बना दिए कि पंचा थे बैठो बे, जब तक पंच नहीं बैठेंगे तब तक समाज की जागरण नहीं होगी और जागरण सुधरेगी भी नहीं। तो पंच थे बैठो भाई, पंच किया जा काम करो। अब विजय सिंह पथिक ने मन्ना जी पटेल को बता दिया भाई मन्ना जी थान पंच तो बनाया पर थान काम का थान ध्यान तो है। बोला क्या, कि आपका काम है कि जो किसान कर दे रहे हैं उसको प्रेरित करना है कि कर नहीं दे, जान जाए तो जाए पर एक बार कर नहीं दे। तो पहले देखो, पहले आज तो अभी मुहूर्त पूछते हैं कि मंगलवार को काम करा, हनुमान जी को दिन है बढ़िया है, बुधवार ने काम करा, सरस्वती मारो दिन है बढ़िया दिन हो जाए। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले कहता आखा तीज, होली, दीपावली ऐसे करते थे। तो ये जो ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, सर जी मुझे चपरासी का ऑनलाइन बेच लेना है लेकिन ऐप पर बैग पेमेंट करते टाइम। देख बेटा पहले तो चपरासी शब्द मत लिख, हैं ये गरिमा खत्म करा तू चपरासी लिखकर। ये 4th ग्रेड वैकेंसी है, बहुत तगड़ी लेवल की वैकेंसी है। तो आप जब विभाग में जाओगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी अल्टीमेट सुविधा आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं बताऊं, आज एक चीज बताता हूं, RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, अगर किसी को पता है, आप सबसे पहले राजस्थान में 4th ग्रेड लगते ही आपको सुविधा मिलेगी RGHS। आप ऑल इंडिया के अंदर कहीं पे भी अपने संपूर्ण परिवार का फ्री में इलाज, फ्री में जांचे, फ्री में ऑपरेशन, सारी की सारी दवाई भी फ्री में, कुछ भी आप जीरो बैलेंस के साथ जाएंगे और जीरो बैलेंस के साथ आएंगे। कोई भी प्रकार का इलाज कराओ भाई साहब, जो जांचे 10-10 हजार 20-20 हजार लाख की है ना, वो बिल्कुल फ्री में। पहला सबसे पहला आप अपने घर वाले को सिक्योरिटी दे दी कि नहीं दी सिक्योरिटी बताओ। उसके बाद समाज की जाजम पर बैठने के लायक आप हो जाएंगे। आप बोलेंगे, अब कोई भी 4th ग्रेड नहीं बोलेगा बेटा, कोई शिक्षा विभाग में बोलेगा तो वो क्या कहेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, कि मेरी पोस्टिंग शिक्षा विभाग में। ऐसा कोई कहेगा मेरी पोस्टिंग सर आबकारी विभाग में है। अब वो यहाँ थोड़ी पूछे थे आबकारी विभाग में कोई पोस्ट में, तो वो आबकारी विभाग कहते थोड़ा मानी ध्यान रख जो है, इस बात को ध्यान रखे। तो चपरासी नहीं, 4th ग्रेड की पोस्ट है और बहुत बढ़िया है। ये सुविधा जब आपको मिलेगी तब पता चलेगा क्या है। जैसे मान लो थाने कोई भी ऑपरेशन है, थाने दादी जी घुटना ज्यादा दुखे, दादाजी घुटना ज्यादा दुखे, थाने 1 रुपए भी नहीं लगेगा, सीधा सीधा क्या करो, फ्री, ठीक है ना। ओके, तो यहां से देखे 1917 में ऊपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये हुई थी भाई आपके हरियाली अमावस्या को। कौन सी अमावस्या, हरियाली अमावस्या। ये हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। क्लियर ना, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां से मैं बात करूं तो यहां से आप देखना, ये जो श्रीमान मन्ना जी पटेल था, इनका काम था किसानों को
कर न देने के लिए प्रेरित करना। अब विजय सिंह पथिक जी ने भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया था, सब चीजें लगी थी, पर कोई काम नहीं बन रहा था। काम नहीं बन रहा था, तो ये आदमी होशियार आदमी था, तो इन्होंने कहा यार काम नहीं बन रहा, अब क्या करें, ठीक है ना। अब इधर तो ये विजय सिंह जी पथिक दिमाग लगा ही रहे थे, इधर से दिमाग कौन लगा रहे थे भाई, आपके विजय सिंह पथिक जी लगा ही रहे थे, ठीक है ना। और इधर से क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। देखो कोई आदमी इधर से काम करा, इधर युद्ध शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और ये बात थी, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो लोगों से और वापस कर लेना शुरू कर दिया। तो यहां पर देखो क्या बात हुई थी, इसी मेवाड़ बिजोलिया रियासत के अंदर क्या हुआ था, एक घटना हुई थी कि प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर, किसके नाम पर भाई, प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर, प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर 12 रुपए का कर, 12 रुपए का कर। हम आदमी की और हालत खराब है, हमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुए और भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है और भारत पाकिस्तान के समय, अब हमें प्रधानमंत्री मोदी के नहीं आप लाओ भाई 1-1 लाख रुपये दो माने, पहला पचमा युद्ध करा, तो पॉसिबल है क्या। हाँ अगर ऐसे कह दे तो हम जनता द्वार खोल देंगे, अपने कुबेर महाराज को खोल देंगे, पाकिस्तान को तो नामो निशान करने के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। हम घर ज्वेलरी सब चीजें हमारे पास है, वो लुटा सकते हैं। पर विश्व युद्ध हो रहा है और अपन को कहे कि टैक्स दे, हम नहीं देंगे भाई, मैं भी नहीं दूंगा, और उस जमाने के अंदर मैं होता तो भी मैं नहीं देता। तो आप समझे, भारत पाकिस्तान का युद्ध होंगे तो हम टैक्स वैक्स सब दे देंगे, जो चीज कहेंगे वो दे देंगे, जान भी दे देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि विश्व युद्ध हो रहा है, अब विश्व युद्ध में भारत का कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है ना। लोग लड़ रहे हैं, पैसे कौन ले रहे, आप हमें 12 रुपए दो पर घर से। तो यहां से लोगों ने कर दिया विरोध, लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, ठीक है ना। तो यहां के क्या हुआ था, गोपाल गांव के, जो अभी हमने पढ़ा था ना, गोपाल गांव के नारायण जी ने कर न देने से मना कर दिया। नारायण जी कह क्यों, नारायण जी क्यों भाई, कोई भी कर नहीं देगा, ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं, भारत कभी भी विश्व युद्ध में लड़ने योग्य नहीं है, हम क्यों लड़े, हमारे समस्त विश्व मेरे भाई बहन हैं, मैं लड़े नहीं करूंगा, मैं कर नहीं दूंगा। ये बात सपा मना कर दी थी, किसने, नारायण जी ने। ये बात किसने मना कर दी थी, बिल्कुल नारायण जी ने कहा कोई भी प्रकार का हम कर नहीं देंगे। अब कर नहीं देंगे तो क्या करेंगे, नारायण जी की कर दी गिरफ्तारी। अब नारायण जी की क्या कर दी भाई, गिरफ्तारी। देखो कहानी में ट्विस्ट आया, कहानी में क्या आया, ट्विस्ट आया, नारायण जी को क्या कर दिया, गिरफ्तार। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि भाई नारायण जी जब बात उठी, नारायण जी ने गिरफ्तार कर दिया, इसका मतलब तो हमारी आवाज दब जाएगी, और जब नारायण जी को गिरफ्तार कर लिया और आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल ने क्या होगा, कल ने बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, लोग हमारे साथ भी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो विजय सिंह पथिक ने कहा रहे भाई आवाज उठानी पड़ेगी। तो आवाज उठाने के लिए 10,000 धाकड़ जाति के किसान इकट्ठे हुए। कितने, 10,000 धाकड़ जाति के किसान इकट्ठे हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैसे पॉइंट है, इनकी गिरफ्तारी को छुड़ाने के लिए, गिरफ्तार करने के बाद देखो नारायण जी को छुड़ाने के लिए, नारायण जी को छुड़ाने के लिए 10,000 धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ जाति के किसान, 10,000 धाकड़ जाति के किसान इकट्ठे हुए। और इकट्ठे होने के बाद एक ही शब्द कहा उन्होंने, एक ही शब्द बोले, क्यों आया, कोई नहीं, वो एक ही शब्द कहते हैं, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इन्होंने एक ही शब्द कहा, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। या तो भाई आप क्या करो, इनको छोड़ दो या फिर हमें जेल दो, हमें भी जेल में डाल दो, दो में से एक काम करो, हम कोई भी बात नहीं करेंगे, या तो आप इनको छोड़ दो या फिर हमें भी जेल में डाल दो, दोनों से। अब 10,000 धाकड़ किसानों को जेल में डालना, उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में सरकार के ऊपर दबाव आया और इन्होंने क्या कर दिया, जो नारायण जी थे उनको गिरफ्तार कर रखा था, उनको छोड़ दिया।
और ये जब 10,000 किसान इकट्ठे हुए थे तो माणिक्यलाल वर्मा ने भी यहाँ पर क्या लिया, भरपूर फायदा। और माणिक्यलाल वर्मा ने कहा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी टाइम पास मैं करवा दूंगा। माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था पंछीड़ा गीत। कौन सा गीत गाया? पंछीड़ा गीत गाया। और लोगों को क्या किया? जागरूक किया। तो आपके एग्जाम में क्यों सुना जाए, पंछीड़ा गीत किस किसान आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। ठीक है ना। पंछीड़ा गीत है वो जो पंछीड़ा गीत है वो किसने गाया था? बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। किसने गाया था भाई? माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। हाँ या ना बताओ। ठीक है ना। ओके, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि या फिर नहीं आया? ओके, अब देखो हुआ क्या मामला। यहां किसको छोड़ दिया था भाई? नारायण जी पटेल को वापस रिहा कर दिया था। नारायण जी को वापस क्या कर दिया? रिहा कर दिया। नारायण जी को वापस क्या कर दिया भाई? रिहा कर दिया था। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। माणिक्यलाल वर्मा ने गीत गाया था। ठीक है ना। अब देखो मैटर ये हुआ कि फतेह सिंह ने वापस एक किसानों के लिए जांच बिठी थी 1919 के अंदर। फतेह सिंह ने एक वापस क्या बिठी थी? जांच बिठी थी 1919 के अंदर। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक जांच बिठी थी, फतेह सिंह ने वापस एक जांच बिठी। मुझे अगला पेज में ही इसको लेना पड़ेगा फतेह सिंह को। देखो तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? तो देखो समझे, फतेह सिंह ने एक जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग का क्या कर दिया भाई? गठन किया। जांच आयोग का गठन किया। अब वो जांच आयोग कौन सा था? वो जांच आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य। और ये एग्जाम आ जाएगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। सर मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं, नए अमीरों के घर कभी मत जाना, ये चीज क्या बात है, ये हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। कोई बात को नहीं भाई, ज्યાં थे मोटिवेशन हो वैसे मोटिवेशन होकर भी एक ही लक्ष्य रखो, पढ़ाई। लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है ना। धुआं कर देंगे इस बार, देख लेना नौकरी नहीं लगी ना कोई मतलब नहीं है। अपने आप को इतना मोटिवेट रखो। और मोटिवेशन कैसे मिलता है? मात्र 5-7 घंटे पढ़ने से। कोई कहता है ना मैं आत्मविश्वास रखो, अपने आप को मोटिवेट रखो, ठीक है ना, अपने आप को पॉजिटिव रखो, ये बातें कहने से नहीं होती है। अपने आप को पॉजिटिव रखना, मोटिवेट रखना, इनके लिए पढ़ाई मांगती है। 5 से 7 दिन लगातार 5-6 घंटे पढ़ लो, ऑटोमेटिकली आप आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएंगे। ठीक है ना। आपका ऑटोमेटिकली मन लगेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहता हूं जिंदगी दोबारा अवसर नहीं देगी, इतना अच्छा अवसर है ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था। अब इस आयोग के सदस्य के बारे में भी पूछा जा सकता है, यह आयोग कब बना था इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अमर सिंह राणावत एक तो इनका सदस्य हुआ था, एक अफजल अली भी इनका सदस्य हुआ था, और किसानों की मांगों की जांच की थी। ये इसका आयोग का गठन हुआ था, वो हुआ था आपके 1919 को, 1919 को। ठीक है ना। इसके सदस्य किसे बनाए गए? अगर सदस्य की बात करें तो 2 और सदस्य। अध्यक्ष तो कौन हो गए? बिंदुलाल खुद हो गया। अध्यक्ष तो कौन हो गया? बिंदुलाल हो गया। अब एक हो गया आपके अमर सिंह राणावत। ये नाम याद रख लेना, सवाल आ सकता है। इसका सदस्य हो गया एक तो अमर सिंह राणावत, और एक दूसरा जो सदस्य था उसका नाम हो गया अफजल अली। ये तो ठीक है कि भाई अंग्रेजों ने ये जहर के बीज बो दिए, वरना हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर ही ये काम कर रहे थे। ठीक है ना। अब ये सदस्य आया था। अध्यक्ष कौन हो गए? ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अध्यक्ष भी बिंदुलाल ही था, इनके नाम से ही हुआ था। ठीक है ना। ये अध्यक्ष हो गए, ये 2 सदस्य हो गए, और किसानों के मांगों की जांच की। इन्होंने क्या की? जांच की। ठीक है ना। तो ये एक ध्यान रखना ना, इन्होंने जांच की थी। इस जांच का कोई भी असर नहीं हुआ, इस जांच का कोई भी असर नहीं हुआ।
असर नहीं हुआ तो विजय सिंह पथिक ने कहा, अरे यार मैं यूपीओ ने भी एक काम नहीं कर सकूं तो फिर ये मामला गड़बड़ है भाई। अब देखो भाई, सदस्य तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय वगैरह, हाँ ये सब चीजें इतनी गहराई में मत लेके जाओ, ये 4th ग्रेड के बच्चे हैं, इतनी गहराई में मत लेके जाओ। मुझे सब पता है, पर मैं जितना आपके एग्जाम आएगा उतना सारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सर जी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, माँ की लाडली। बेटा आप लाइब्रेरी जाकर मम्मी पापा का नाम रोशन करना, पढ़ना बेटा ना। ओके, तो यहां पर अपन बात करें, ये 2 सदस्य हो गए, अमर सिंह राणावत और अफजल अली। क्लियर ना, कोई भी असर नहीं हुआ। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि मुझे इस किसान आंदोलन की आवाज है, वो राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, हनुमान बेनीवाल हैं या फिर ऐसे कोई बड़े नेता हैं, उन तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी, जो संघर्ष करते हैं, जो हर बार आकर आंदोलन के लिए तैयार होते हैं, जो आम लोगों की आवाज उठाते हैं, वहां तक बात पहुंचानी पड़ेगी। तो बेनीवाल साहब का आवाज उठानी रहे या कोई नेता का आवाज उठानी रहे, मान लो रऊसा का आवाज उठानी रहे, तो क्या करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई अधिवेशन होते थे उस समय, जैसे अभी कोई होती है कि विधानसभा हो, लोकसभा हो, इसमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो उस समय अधिवेशन चल रहे थे कांग्रेस के, तो इन्होंने 2 कांग्रेस के अधिवेशन में आवाज उठाई थी और 2 कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। भाग इसलिए लिया था कि भाई ये राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता चले कि बिजोलिया के अंदर किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। यहां से जिस दिन सवाल आएगा मजा आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहां से एक लाइन लिख रहा हूं, बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर देने के लिए, राष्ट्रीय स्तर के नेता यानी गांधी जी को बताने के लिए, नेता को बताने के लिए, राष्ट्रीय स्तर के नेता को बताने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 अधिवेशन में भाग लिया। 2 अधिवेशन कौन से? एक था अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन और दूसरा था आपके वो था नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशन के अंदर किसने भाग लिया था? विजय सिंह पथिक ने लिया था। ये बात ध्यान रख लेना, किसान आंदोलन का कभी भी सवाल आ जाएगा ना, तुम्हारे गलत नहीं होगा, भले पूरी दुनिया के गलत हो जाए। ये हुआ था 1919 के अंदर, ये हुआ था 1920 के अंदर, ठीक है ना। ये दोनों बात ध्यान रख लेना। ओके, अब यहां पर बात पहुंची, राष्ट्रीय स्तर पर बात पहुंची, सब बात हुई, तो 1922 में एजीजी हॉलैंड ने एक जांच भेजा, जांच आयोग दल भेजा एजीजी हॉलैंड ने, ठीक है ना। यहां से एक वापस यूटर्न आता है, इसी के अंदर क्या था भाई, तो देखो नोट लगाकर लिख रहा हूं, 1922 में एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, हॉलैंड, एजीजी हॉलैंड ने एक जांच आयोग भेजा। अब जांच आयोग आएगा तो क्या करेगा? जांच करेगा, और उन्होंने जांच की, जांच आयोग ने क्या की? जांच की, और जांच कर 84 प्रकार के जो कर थे, 84 प्रकार के कर से लगभग 35 माफ कर दिए, 35 कर माफ कर दिए। इस जांच आयोग ने लगभग 84 में से कितने कर माफ कर दिए भाई? 35 प्रकार के जो कर थे वो क्या कर दिए? माफ कर दिए। किसानों को कुछ तो राहत मिली। अब इनके बीच में जब उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, इस दरमियान में उन्होंने कई सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी इस न्यूज को डाला है, ठीक है ना। कई सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने आवाज उठाई है। तो ये जब हम राजनीतिक जागरण और सामाजिक पत्रिकाएं पढ़ेंगे उसके अंदर बताएंगे कि कितनी कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, ठीक है ना। अब ये सब मामला हो गया तो वापस एक्शन भी लेना जरूरी है कि भाई ये सब कांड करवाने वाला कौन था, पत्रिका में कौन डलवा रहा था, गांधी जी तक बात कौन पहुंचा रहा था, अधिवेशन के अंदर ही आवाज उठाने वाला कौन था। तो कहा कि भाई इन सब के पीछे विजय सिंह पथिक है, कि पकड़ो विजय सिंह पथिक को। और विजय सिंह पथिक को 1923 के अंदर पकड़कर जेल में डाल दिया, रावली टॉडगढ़ जेल में कैद किया गया, ये बात ध्यान रख लेना। तो 1923 के अंदर, 1923 में
विजय सिंह पथिक को 5 साल की जेल हो गई। अब 5 साल तक कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, डगमग पर चलता रहा 5 साल तक। और जब 5 साल के बाद, जैसे 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 में विजय सिंह पथिक आए वापस बाहर, और बाहर आने के बाद माणिक्यलाल वर्मा से मिले, और माणिक्यलाल वर्मा ने जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय को बुलाया और कहा कि भाई आप इसका नेतृत्व करो किसान आंदोलन का। तो तीसरे चरण का जो नेतृत्व करते हैं वो जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय करते हैं। क्लियर ना? तो यहीं पर मैं तीसरा चरण भी आपके कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि तीसरा चरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना ये था। अब यहां पर आएगा आपके तीसरा चरण। तीसरा चरण था आपके 1923 से लगाकर 1941 तक। 1923 से लगाकर 1941 तक तीसरा चरण था, और इनका नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने। इन दोनों ने नेतृत्व किया था, और इन्होंने 41 तक नेतृत्व किया था। सरकार ने समय समय पर बहुत बार इनके साथ बातचीत होती रहती थी, और 1941 में ये संघर्ष खत्म हो गया था। 1941 में संघर्ष खत्म हो गया था। तो तीसरे चरण का एक ही सवाल बनेगा कि तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था, और ये डेट कब थी और कब खत्म हुआ था। ठीक है ना? तो प्यारे विद्यार्थियों, 1897 से लगाकर 1941 तक इतना लंबा संघर्ष चला था, वो कुल मिलाकर 44 सालों तक संघर्ष चला था। वो कौन सा संघर्ष था भाई? ये संघर्ष था बिजोलिया किसान आंदोलन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आज की क्लास कैसी, समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताओ भाई, क्लास समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ। मैंने थोड़ी बेस पे ये क्लास पढ़ी है, तो जल्दी से बताओ। एक बार अपन इसका रिपीट भी कर देंगे, रिवीजन भी कर देंगे, और इतना अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है कि आप लोगों को मजा भी आ जाएगा। अब देखो, इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया के तीनों चरण कंप्लीट हो गए। हेडिंग लगाना है आपको बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन को भी पढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखिए, सबसे पहले राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू किया था। राजस्थान का 1 मिनट में रिवीजन कर लो। कोई बाद में भी जुड़ा है ना, कोई बीच आधी क्लास में जुड़ा है, स्टडी में उसको पता नहीं चला, फिर नोटिफिकेशन गया तो वो जुड़ गया। अगर वो अब 10 मिनट 5 मिनट भी इसका रिवीजन देख लेगा ना, तो उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। पढ़ने वाला का तो होगा, जो अब लास्ट टाइम जुड़ा है उसका भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट किसान आंदोलन को, तो यहां पर राजस्थान का पहला किसान आंदोलन मेवाड़ का जाट कर्षक आंदोलन था। 22 जून 1880 मातृकुंडिया में हुआ। राजस्थान का पहला सुसंगठित और अहिंसात्मक आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 से 1941। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयवली विंध्यावली उपरमाला, वर्तमान भीलवाड़ा, संस्थापक अशोक परमार। अशोक परमार ये कहाँ के थे? यहां से देख लेना भाई, ये अशोक परमार थे कहाँ के? तो अशोक परमार आपके भरतपुर के थे। भरतपुर के थे, और इन्होंने मतलब राणा सांगा ने खानवा युद्ध में वीरता दिखाने के कारण बिजोलिया की जागीर दी। समझ में आ गया? तो ये राणा सांगा ने दी थी। अब देखो, इसके संस्थापक अशोक परमार हो गए। ये मेवाड़ का एक ठिकाना था ए श्रेणी का। वो भी कौन सी? ए श्रेणी का। यहाँ के राव कौन थे? राव की बात करें तो राव कृष्णदास या कृष्ण सिंह थे। किसान धाकड़ जाति के लोग यहाँ पर किसान रहते थे। इसके बाद हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिजोलिया किसान आंदोलन होने के कारण अधिक भू राजस्व, 84 प्रकार के लाग बाग, चौरी कर, तलवार बंदई कर, बेगार प्रथा, अमान्य लाटा कूटा पद्धति थी, उनके बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 साल तक चला था। यहाँ से सवाल बनेगा, ये सन से सवाल बन सकता है। प्रथम, दूसरे, तीसरे चरणों के बारे में पूछा जा सकता है। प्रथम चरण गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ के बारे में सब शामिल दिया, मैंने आपको बताई थी। वहीं से बात हुई थी। तब साधु सीताराम सब बातें सुन रहे थे, और अंत में कहा, भाई मैं भी कोई बात बोल दूं के बोलो कि भाई ये यहाँ बातें करने काम को नहीं हुआ, काम करना पड़ी। तो काम करने के लिए क्या किया?
फतेह सिंह, साधु सीताराम मेवाड़ के शासक फतेह सिंह के पास शिकायत भेजने के लिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेजा। जांच अधिकारी के रूप में हामिद हुसैन आया था। कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया तो कृष्णदास ने फिर चौरी कर और लगा दिया। फिर चौरी कर के बाद पृथ्वी सिंह आया तो इन्होंने तलवारबंदी कर लगा दिया, ये भी हमने पढ़ा था। दूसरा चरण हमने पढ़ा था विजय सिंह पथिक, ऊपरमाला पंच बोर्ड पढ़ा था, मन्नाजी पटेल के बारे में पढ़ा था, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा था, नारायण जी पटेल ने विरोध किया था, ये भी हमने पढ़ा था। हमें छोड़ दो या हमें जेल दो, ये किस किसान आंदोलन का नारा था? बिजोलिया का, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों फतेह सिंह ने जांच आयोग बिठाया था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919, ये सवाल हर बार आता है। इनके सदस्य से आ सकता है अमर सिंह राणावत और अफजल अली के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व देने के लिए 2 अधिवेशन में भाग लिया था विजय सिंह पथिक ने, एक अमृतसर और एक नागपुर। फिर एजीजी हॉलैंड के बारे में 84 प्रकार से 35 कर क्या कर दिए? माफ कर देते। 84 में से 35 कर माफ कर देते ना। 23 में विजय सिंह पथिक को 5 साल के लिए क्या हो गई? जेल हो गई। और तीसरा चरण इस प्रकार से समाप्त हुआ था। क्लियर ना प्यारे विद्यार्थियों? जो भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी की बुक है, राजस्थान के सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध हैं और ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। ये बुक मार्केट में धूम मचा रही है और आप लोगों तक पहुंच रही है। इतना आलीशान कंटेंट इसके अंदर मिलेगा आपको कि सिलेक्शन निश्चित है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। और प्यारे विद्यार्थियों, आप साथ में 4th ग्रेड की हमारी जो टीम है, इसके साथ आप जुड़कर एक अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। 4th ग्रेड की टीम के अंदर आप देख लीजिएगा, इतनी शानदार टीम है। इसके अंदर संदीप तोमर सर, महेंद्र सर, जीडी सर, मुकेश सर, मैं खुद, सौरभ सर, सारे की सारी टीम मिलेगी आपको अल्टीमेट। सारी क्लासें लाइव चल रही हैं। जनरल साइंस से लाइव, हिंदी लाइव, मैथमेटिक्स लाइव, राजस्थान जीके लाइव, सारी क्लासें लाइव चल रही है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी प्रकार का इश्यू आता है तो 90 57 87 71 92 16 77 71 62, ये मेरे ऑफिस के पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। क्लियर ना। अब समय कम है और कम समय के अंदर दमदार तैयारी करनी है कि मजा आ जाए इस बार, ठीक है ना। मैं मेरा एडी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, 100% जान झोंक दूंगा, अभी भी कह रहा हूं। अब आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। तो आज का सेशन कैसा रहा भाई प्यारे विद्यार्थियों, बता दीजिएगा, ठीक है ना। बुक मार्केट में सभी स्टोर पर उपलब्ध है, मैं अभी भी बता रहा हूं। और जिसके मार्केट में जो नहीं जा सकता है, जिससे दूर पड़ता है, तो वो प्यारे विद्यार्थियों ऑनलाइन भी ये बुक मंगवा सकता है, ठीक है ना। कोर्स के साथ बुक फ्री कर दो सर, कोर्स के साथ बुक फ्री कर दे, चलो ठीक है, आप ले लेना, आपके बुक फ्री आ जाएगी कोर्स के साथ में, ठीक है। आप ले लेना, आपके भेज देंगे। क्लियर। और बोलो, आप जैसे कहेंगे वैसे होता रहेगा, मस्त रहो। आपने कहा तो भेज देंगे, ठीक है। ओके चलो, बाकी का आज की क्लास कैसी रही उसके बारे में एक अच्छा सा प्यारा कोई भी कमेंट है तो कर दीजिएगा कि सर मज़ा आया या नहीं आया। बाकी की कल क्लास में और मिलते हैं। ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। कल इससे भी अल्टीमेट कंटेंट मिलने वाला है किसान आंदोलन का पार्ट 2 का। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा पार्ट 2 के अंदर। ओके, थैंक यू। ध्यान रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रख लेना इस बात को। इस बार झंडा गाड़ के रहेंगे 4th ग्रेड के अंदर, ठीक है ना। तो मैं तो 4th ग्रेड में पूरी अपनी ओर से प्रिपेयर हूं। अब आप कितने हो देख लेना, ठीक है ना। मजा आ गया सर, पहली बार समझ में आया किसान आंदोलन, क्या बात है, ठीक है ना। यही शब्द मैं आपसे सुनना चाहता था क्योंकि क्लास भी इतनी अल्टीमेट हुई। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल इसी टाइम फिर एक नई क्लास के अंदर। कोई विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहा है तो 2.0 के ऊपर भी BSTC की क्लास चलती है, शाम को 4 बजे रोजाना लाइव आती है, डेली लाइव आती है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाँ, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ये PDF अभी आपको आता है इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, आप देख के दे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।